यानी राष्ट्रपति से। जी अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हाँ। और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्तियां, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, और यहां तक कि हमारी सेनाओं का सुप्रीम कमांड भी राष्ट्रपति में ही होगा। ये तो सुनने में बहुत बड़ी शक्ति लगती है। तो लेकिन यहीं पर हमारी संसदीय प्रणाली का एक दिलचस्प पहलू आता है। अनुच्छेद 74 ये साफ कर देता है कि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करेंगे। अच्छा। तो कहने को तो प्रमुख राष्ट्रपति हैं, पर असल में जो फैसले लेने वाली शक्ति है वो चुनी हुई सरकार, मतलब प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के पास होती है। ये समझना जरूरी है कि संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख में फर्क है। तो ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है ना? अच्छा, तो ये बताइए कि राष्ट्रपति चुनने कैसे जाते हैं? सीधे जनता तो नहीं चुनती? नहीं, सीधे जनता नहीं चुनती। अनुच्छेद 54 बताता है कि एक खास निर्वाचक मंडल, मतलब एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ओके। इसमें संसद के दोनों सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उनके सिर्फ चुने हुए सदस्य। सिर्फ चुने हुए, मनोनीत नहीं? हाँ, मनोनीत नहीं। और साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के भी चुने हुए सदस्य। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के चुने हुए विधायक भी शामिल होते हैं। और चुनाव का तरीका? अनुच्छेद 55 में कुछ खास लिखा है शायद इसके बारे में। बिल्कुल। ये तरीका थोड़ा क्या कहते हैं, जटिल सा है। नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत। हाँ, ये नाम तो सुना है। मतलब क्या है इसका आसान भाषा में? देखिए, आसान भाषा में इसका मकसद ये है कि हर राज्य को उसकी आबादी के हिसाब से वजन मिले, मतलब उसकी वोट की वैल्यू तय हो और छोटे बड़े राज्यों के बीच एक संतुलन बना रहे। अच्छा। साथ ही ये तरीका कोशिश करता है कि वोट बेकार ना जाए और अलग अलग विचारों का भी प्रतिनिधित्व हो सके। हर वोट की एक कीमत होती है जो राज्य की जनसंख्या, फिलहाल 1971 की जनगणना के आधार पर, और विधायकों की संख्या से तय होती है, और वोटिंग गुप्त होती है। समझ गया। अब राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करते हैं। अनुच्छेद 56 5 साल का होता है। जी, 5 साल का। वे अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। और क्या उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर वो संविधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन्हें महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की एक प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। इसका तरीका अनुच्छेद 61 में दिया गया है। ये महाभियोग क्या होता है? मतलब कैसे होता है ये बहुत ही गंभीर और कह सकते हैं मुश्किल प्रक्रिया है। आप समझिए कि संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ एक तरह का मुकदमा चलता है। मुकदमा संसद में? हाँ, एक तरह से। देखिए, आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि पहले उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के दस्तखत के साथ 14 दिन का लिखित नोटिस देना होगा। ओके, 14 दिन का नोटिस। फिर उस सदन को अपने कुल सदस्यों के, मतलब टोटल मेंबरशिप के, कम से कम 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पास करना होता है। 2/3 बहुमत? ये तो काफी मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करता है या करवाता है। राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है। अच्छा। और अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि आरोप सही हैं, तब जाकर राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। तो आप देख सकती हैं, ये कोई रोजमर्रा की बात नहीं है। हाँ, वाकई ये तो बहुत ही सख्त प्रक्रिया है। अच्छा, ये भी बताइए कि क्या कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? हाँ, अनुच्छेद 57 इसकी इजाजत देता है। कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, संविधान में कोई रोक नहीं है। और एक और जरूरी बात अनुच्छेद 56 में ही है कि कार्यकाल खत्म होने पे भी राष्ट्रपति तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी आकर पद संभाल नहीं लेता। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं? अनुच्छेद 58। जी, मुख्य योग्यताएं हैं वो भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य की योग्यता? हाँ, और साथ ही वो किसी लाभ के पद पर न हो, मतलब कोई ऐसी सरकारी नौकरी या पद न हो जिससे फायदा मिलता हो। हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। ओके। अनुच्छेद 59 में कुछ शर्तें भी हैं, जैसे वो संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। अगर है तो राष्ट्रपति बनने पर वो सीट खाली मानी जाएगी। उन्हें सरकारी आवास और बाकी भत्ते वगैरह मिलते हैं। और शपथ?
शपथ अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अगर वो ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज के सामने लेनी होती है। राष्ट्रपति की शक्तियों में एक खास शक्ति का जिक्र आता है, क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72 में। ये क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति किसी सजा याफ्ता व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या उसकी प्रकृति बदल सकते हैं या कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। किन मामलों में? ये शक्ति उन सभी मामलों में लागू होती है जहां सजा किसी मिलिट्री कोर्ट ने दी हो या फिर किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए मिली हो जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। और सबसे खास बात, मौत की सजा के सभी मामलों में राष्ट्रपति मौत की सजा को भी माफ कर सकते हैं या उम्र कैद में बदल सकते हैं। ये एक बड़ी मानवीय शक्ति मानी जाती है। जरूर। अच्छा, कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63। इनका क्या मुख्य काम है? देखिए, उपराष्ट्रपति का मुख्य काम जो अनुच्छेद 64 में बताया गया है वो है राज्यसभा के पदेन सभापति यानी चेयरमैन का। वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। अच्छा, वो राज्यसभा के स्पीकर जैसे होते हैं। हाँ, स्पीकर नहीं, सभापति कहते हैं, चेयरमैन। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम है। अगर राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए, जैसे मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग से हटाने पर, या राष्ट्रपति बीमार हो या विदेश दौरे पर हो, मतलब अपना काम न कर पा रहे हों, तो अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। ओके। और इनका चुनाव कैसे होता है राष्ट्रपति जैसा ही? थोड़ा अलग है। अनुच्छेद 66 बताता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा होता है। सभी सदस्य मतलब चुने हुए और मनोनीत दोनों? हाँ, इसमें मनोनीत सदस्य भी वोट डालते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में नहीं डालते थे। तरीका वही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एक संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान। और योग्यताएं? योग्यताएं लगभग राष्ट्रपति जैसी ही हैं, बस उम्र 35 साल होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, लेकिन इन्हें लोकसभा की बजाय राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी होती है। अच्छा, कार्यकाल 5 साल का होता है, अनुच्छेद 67। इन्हें हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति जितनी जटिल नहीं है। राज्यसभा अपने तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास करके इन्हें हटा सकती है। बस उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति जरूरी है। इसके लिए भी 14 दिन का नोटिस देना होता है। समझ गया। अब आते हैं उस बॉडी पर जिसके पास, जैसा आपने कहा, असल कार्यकारी शक्ति होती है, मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अनुच्छेद 74 का जिक्र पहले भी हुआ था। जी, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार काम करेंगे। मतलब सलाह माननी ही पड़ेगी? हाँ, संविधान यही कहता है। हालांकि राष्ट्रपति एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, लेकिन अगर मंत्री परिषद दोबारा वही सलाह देती है तो फिर राष्ट्रपति को वो माननी ही पड़ेगी। और ये भी कि मंत्रियों ने क्या सलाह दी, इस बात को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? अनुच्छेद 75। बिल्कुल, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, आमतौर पर वो व्यक्ति जो लोकसभा में बहुमत वाले दल या गठबंधन का नेता होता है। और बाकी मंत्री? बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री तय करते हैं कि कौन मंत्री बनेगा। यहाँ एक अहम सीमा भी है जो बाद में जोड़ी गई। क्या सीमा? कि प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, 15% की लिमिट है। ये क्यों? ये इसलिए ताकि बहुत बड़ी बड़ी कैबिनेट ना बने और सरकारी खर्चे पर भी नियंत्रण रहे। और एक और बात, अगर कोई सांसद दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित हो जाता है तो वो मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य हो जाता है। ये मंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? देखिए, मंत्री व्यक्तिगत तौर पर तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायित्व का। पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम के रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि अगर लोकसभा सरकार के किसी एक मंत्री के खिलाफ या सरकार की किसी नीति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं बल्कि पूरी सरकार को प्रधानमंत्री समेत इस्तीफा देना पड़ता है। सब साथ तैरते हैं, साथ डूबते हैं। यही संसदीय लोकतंत्र का बेस है। अच्छा, और ये भी सुना है कि मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, हर मंत्री को शपथ लेने के 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी है। अगर वो 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। ओके। कार्यपालिका में एक और महत्वपूर्ण पद का जिक्र है, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76। ये कौन होते हैं? हाँ, ये भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी या कह लीजिए सबसे बड़े वकील होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी योग्यता क्या होती है? ये वही व्यक्ति बन सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हों। इनका मुख्य काम भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और राष्ट्रपति जो भी कानूनी काम सौंपे वो करना है। ये सरकार की तरफ से अदालतों में पेश होते हैं। इन्हें भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार होता है। क्या ये मंत्री होते हैं? नहीं, ये मंत्री नहीं होते, लेकिन इन्हें संसद की कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार होता है, हालांकि वोट देने का अधिकार नहीं होता। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब राष्ट्रपति जब चाहें इन्हें हटा सकते हैं। और सरकार के सारे काम किसके नाम से होते हैं? अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। सारे सरकारी आदेश वगैरह राष्ट्रपति के नाम पे ही जारी होते हैं। और अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में है। जी, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताता है कि वो मंत्री परिषद के सभी फैसलों और कानून बनाने के प्रस्तावों की जानकारी राष्ट्रपति को दें। अगर राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगे तो वो भी दें, और अगर किसी मंत्री ने कोई फैसला लिया है जिस पर पूरी मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है और राष्ट्रपति चाहें तो प्रधानमंत्री उस मामले को मंत्री परिषद के सामने विचार के लिए रखें। ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संवाद सुनिश्चित करता है। बहुत खूब। तो ये तो हुई कार्यपालिका की बात, काफी विस्तार से हमने समझा। अब रुख करते हैं कानून बनाने वाली संस्था यानी हमारी संसद की ओर। जी, विधायिका। अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। बिल्कुल, राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा है, ये ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि वो सदस्य नहीं होते, कानून बनने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका होती है। हाँ, तो पहले बात करते हैं राज्यसभा की। अनुच्छेद 80, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। जी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी संरचना थोड़ी अलग है। इसमें 12 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हाँ, वो जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा वाले होते हैं। बिल्कुल, जिन्हें इन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। इनके अलावा राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 238 प्रतिनिधि हो सकते हैं। किस राज्य से कितने सदस्य होंगे ये 4थी अनुसूची में दिया गया है और यह जनसंख्या पर आधारित है। और राज्यों के सदस्य चुने कैसे जाते हैं? राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के चुने हुए सदस्य करते हैं। तरीका वही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत, ताकि राज्यों का प्रतिनिधित्व सही से हो सके। जी, तो ये तो हुई राज्यसभा, जो राज्यों की आवाज है। अब आते हैं लोकसभा पर। अनुच्छेद 81, हाउस ऑफ द पीपल। हाँ, ये सीधे जनता का सदन है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा वोट डालकर चुने जाते हैं। इसे निचला सदन भी कहते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? संविधान के अनुसार राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, जो प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। सीटों का बंटवारा और चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस तरह से किया जाता है कि हर राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें मिले और जहां तक हो सके सभी चुनाव क्षेत्रों की जनसंख्या भी लगभग बराबर हो। इसके लिए किस जनगणना का आधार लिया जाता है? फिलहाल 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों को सीटें आवंटित हैं और चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है। इस पर अभी रोक लगी हुई है 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े आने तक। अच्छा, अनुच्छेद 82 शायद इसी समायोजन की बात करता है। हाँ, वो कहता है कि हर जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन होना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा फिलहाल इसे टाला गया है। अब इन सदनों के कार्यकाल की बात करते हैं। अनुच्छेद 83, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होती, मतलब इसका विघटन नहीं होता।
स्थायी सदन मतलब ये हमेशा बनी रहती है। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन सारे सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते। हर 2 साल में इसके लगभग 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाला सदन है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। और लोकसभा? लोकसभा का कार्यकाल अगर उसे समय से पहले भंग न कर दिया जाए तो उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 साल का होता है। 5 साल पूरे होने पर वो अपने आप भंग हो जाती है और नए चुनाव होते हैं। क्या इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है? हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। और क्या कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है? हाँ, आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है और आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से ज्यादा नहीं। ठीक है। अब ये बताइए कि संसद सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं और अयोग्यताएं हैं? अनुच्छेद 44 और 102। योग्यताएं अनुच्छेद 44 तो सीधी हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होगी, आयु पूरी होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 साल और लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल। और बाकी अयोग्यताएं संसद तय कर सकती है। जी, अब अयोग्यताएं अनुच्छेद 102 थोड़ी सादा हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, कुछ अपवादों को छोड़कर, या दिमागी रूप से अस्वस्थ है और अदालत ने ऐसा घोषित किया है, या दिवालिया है, और या वो भारत का नागरिक नहीं रहा, या उसने किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली है, या किसी विदेशी शक्ति के प्रति निष्ठा रखता है, या फिर संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य हो। और एक वो दल बदल वाला कानून भी है, 10वीं अनुसूची। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, उसके तहत भी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी विप के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। ये पार्टियों में अनुशासन बनाए रखने और आयाराम गयाराम की राजनीति को रोकने के लिए लाया गया था। अच्छा, अगर किसी सदस्य की योग्यता या अयोग्यता पर कोई सवाल उठता है तो अंतिम फैसला कौन करता है? अनुच्छेद 103 कहता है कि इस पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होगा, लेकिन राष्ट्रपति ये फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग की राय लेंगे और उसी के अनुसार काम करेंगे। अच्छा, तो चुनाव आयोग की राय अहम है। अब संसद के सत्र कैसे चलते हैं? कौन बुलाता है, कौन खत्म करता है? अनुच्छेद 85, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के हर सदन को बैठक के लिए बुलाते हैं। इसे कहते हैं सत्र आहूत करना। वो सत्र को समाप्त भी करते हैं, जिसे सत्रावसान कहते हैं, और वो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। राज्यसभा तो भंग होती नहीं। क्या कोई नियम है कि सत्र कब कब होने चाहिए? हाँ, एक जरूरी शर्त ये है कि संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब साल में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी जरूरी है। राष्ट्रपति सदनों को संबोधित भी करते हैं? जी, अनुच्छेद 86 के तहत वो किसी एक सदन को या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। अनुच्छेद 87 में विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं, जिसमें वो सरकार की नीतियों का ब्यौरा देते हैं। मंत्रियों और महान्यायवादी का क्या रोल है सदनों में? अनुच्छेद 88 कहता है कि हर मंत्री और भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते अगर वो सदन के सदस्य नहीं है। सदनों की कार्यवाही चलाने के लिए अधिकारी भी होते हैं, जैसे लोकसभा में स्पीकर। बिल्कुल, हर सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। राज्यसभा के सभापति तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 89, राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति भी चुनती है। और लोकसभा? लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, स्पीकर और एक उपाध्यक्ष चुनती है। अनुच्छेद 93, ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और सदन के नियमों की व्याख्या करते हैं। इनके पद खाली होने, इस्तीफा देने या हटाने की प्रक्रिया भी संविधान में दी गई है। अनुच्छेद 90, 91, 92, 94, 95, 96। इन अधिकारियों के वेतन भत्ते वो संसद कानून द्वारा तय करती है। अनुच्छेद 97, हर सदन का अपना एक सचिवालय भी होता है, जिसके कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें संसद तय करती है।
अनुच्छेद 98। सदन में कामकाज कैसे होता है? फैसले कैसे लिए जाते हैं? पहले तो हर सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है, अनुच्छेद 99। फिर सदन में सारे निर्णय, जब तक संविधान में कुछ और न कहा गया हो, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं, अनुच्छेद 100। और स्पीकर या सभापति वोट देते हैं? आमतौर पर नहीं, वो पहली बार में वोट नहीं देते, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर वोट बराबर हो जाए, मतलब टाई हो जाए, तब वो अपना निर्णायक मत, कास्टिंग वोट देते हैं। कार्यवाही शुरू करने के लिए कितने सदस्य होने जरूरी हैं? कोरम जिसे कहते हैं। हाँ, कोरम। सदन की बैठक के लिए गण पूर्ति यानी कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग 110 है। अगर कोरम पूरा नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वो या तो सदन को स्थगित कर दे या बैठक को तब तक निलंबित रखे जब तक कोरम पूरा ना हो जाए। और अगर कोई सदस्य लगातार गायब रहे तो? अनुच्छेद 101 के अनुसार अगर कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से 60 दिन की अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को खाली घोषित कर सकता है। इस 60 दिन की गिनती में वो समय नहीं जोड़ा जाता जब सदन स्थगित था या सत्रावसान था। सदस्यों को कुछ खास अधिकार या विशेषाधिकार भी मिलते हैं? हाँ, अनुच्छेद 105। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां मिली हुई हैं। सबसे अहम है संसद में बोलने की स्वतंत्रता, यानी वाक् स्वातंत्र्य। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संसद या उसकी किसी समिति में सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी वोट के संबंध में उसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। ये उन्हें अपनी बात बिना किसी डर के रखने की आजादी देता है। और उनके वेतन भत्ते? वो समय समय पर संसद कानून बनाकर तय करती है, अनुच्छेद 106। चलिए अब आते हैं संसद के सबसे मुख्य काम पर, कानून बनाने की प्रक्रिया पर। साधारण बिल कैसे पास होते हैं? अनुच्छेद 107। देखिए, धन विधेयकों और कुछ अन्य वित्तीय विधेयकों को छोड़कर कोई भी विधेयक यानी बिल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। फिर क्या होता है? वो बिल उस सदन से पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है। कोई बिल तब तक दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं माना जाता जब तक कि दोनों सदन उस पर सहमत न हो जाएं, या तो बिना किसी संशोधन के या फिर उन्हीं संशोधनों के साथ जिन पर दोनों सदन राजी हों। और अगर दोनों सदनों में किसी बिल पर असहमति हो जाए, मतलब डेडलॉक हो जाए, तो क्या होता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए एक सदन ने बिल पास किया और दूसरे ने उसे अस्वीकार कर दिया, या दूसरे सदन ने ऐसे संशोधन किए जिससे पहला सदन सहमत नहीं है, या दूसरा सदन बिल को 6 महीने से ज्यादा रोक कर रखे। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक, इसमें क्या होता है? इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ बैठते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करता है। फिर बिल पर चर्चा होती है और वोटिंग होती है। फैसला बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कुल बहुमत से होता है। तो इसमें किसका पलड़ा भारी रहता है? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा से लगभग दोगुनी होती है, इसलिए आमतौर पर संयुक्त बैठक में लोकसभा की मर्जी चलने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन ध्यान रहे, ये संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक मनी बिल पर लागू नहीं होता। अच्छा, धन विधेयक की बात आई, इसकी प्रक्रिया तो अलग है ना? अनुच्छेद 109 और 110। हाँ, इसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग और खास है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। केवल लोकसभा में? क्यों? इसके पीछे सिद्धांत वही है कि जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार सीधे जनता द्वारा चुने गए सदन यानी लोकसभा के पास ही होना चाहिए। अनुच्छेद 110 ये बताता है कि धन विधेयक होता क्या है। इसमें केवल टैक्स लगाने, हटाने या बदलने, सरकार द्वारा उधार लेने, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि से जुड़े मामले या इनसे जुड़े हुए कोई भी मामले ही शामिल हो सकते हैं। तो लोकसभा में पेश होने के बाद क्या होता है? लोकसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा को भेजा जाता है। अब राज्यसभा के पास बहुत सीमित शक्तियां हैं। वो धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, ना ही उसमें संशोधन कर सकती है। वो केवल अपनी सिफारिशें दे सकती है। सिर्फ सिफारिशें? और उसके लिए समय कितना मिलता है? सिर्फ 14 दिन।
राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर बिल को अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के लोकसभा को लौटाना होता है। और अगर लोकसभा उन सिफारिशों को ना माने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मानने या न मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। अगर लोकसभा सिफारिशें मान लेती है तो बिल संशोधित रूप में पास माना जाता है। अगर नहीं मानती तो बिल उसी रूप में पास माना जाता है जिस रूप में लोकसभा ने उसे पहले पास किया था। और अगर राज्यसभा 14 दिन में बिल वापस ही न करे तो भी 14 दिन बीतने के बाद बिल उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है जिस रूप में लोकसभा ने उसे पास किया था। बाप रे, तो राज्यसभा की भूमिका तो लगभग न के बराबर है धन विधेयक में। हाँ, वित्तीय मामलों में लोकसभा को निर्णायक बढ़त दी गई है। और एक और बात, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अगर इस पर कोई सवाल उठता है तो इस पर लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। उनके फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, जब कोई बिल जय साधारण हो या धन विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है फिर क्या होता है? राष्ट्रपति के पास जाता है, अनुच्छेद 111 जी। फिर उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं साधारण विधेयक के मामले में। क्या? पहला, वो अपनी अनुमति दे दें और बिल कानून बन जाए। दूसरा, वो अपनी अनुमति रोक लें, जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, हालांकि इसका प्रयोग कम होता है। तीसरा, वो बिल को, अगर वो धन विधेयक नहीं है, सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। पुनर्विचार के लिए फिर क्या होता है? अगर राष्ट्रपति बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं और सदन उस बिल को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोबारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, तो फिर राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी ही पड़ती है। वो दोबारा मना नहीं कर सकते। इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। और धन विधेयक के मामले में क्या उसे लौटा सकते हैं? नहीं, धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति या तो अनुमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। आमतौर पर चूंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश होता है, इसलिए वो अनुमति दे ही देते हैं। समझ गया। अब थोड़ा बजट प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। हाँ, ये सरकार का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय काम है। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति हर वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस साल की अनुमानित आमदनी और खर्च का विवरण कथवाएंगे, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण या आम भाषा में बजट कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें खर्चों को 2 हिस्सों में दिखाया जाता है। एक, वो खर्चे जो भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं। भारत व्यय जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन और भत्ते, सरकारी कर्ज का ब्याज वगैरह। इन खर्चों पर संसद में मतदान नहीं होता, केवल चर्चा हो सकती है। अनुच्छेद 113 ये जरूरी खर्चे माने जाते हैं। और दूसरे खर्चे? दूसरे होते हैं अन्य खर्चे, जो भारत की संचित निधि से किए जाने होते हैं। इन खर्चों को अनुदान की मांगों, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के रूप में लोकसभा के सामने रखा जाता है। और इन पे वोटिंग होती है? हाँ, इन मांगों पर लोकसभा में मतदान होता है। लोकसभा किसी मांग को मंजूरी दे सकती है, मना कर सकती है या उसमें बताई गई रकम को कम कर सकती है। कोई भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। तो पहले मांगे पास होती हैं, फिर पैसा निकलता है? हाँ, जब लोकसभा अनुदान की मांगों को पास कर देती है, उसके बाद सरकार एक विनियोग विधेयक अप्रोप्रिएशन बिल पेश करती है, अनुच्छेद 114। इस बिल में वो सारी रकमें शामिल होती हैं जो लोकसभा ने पास की हैं और जो संचित निधि पर भारित है। इसका क्या काम है? इस बिल के पास होने का मतलब है कि सरकार को कानूनी तौर पर भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति मिल गई है। इसके बिना सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। ये संसद का सरकार के खजाने पर नियंत्रण सुनिश्चित करता है। अगर साल के बीच में और पैसे की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी प्रावधान है। सरकार अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मांग सकती है, अनुच्छेद 115, या फिर विशेष परिस्थितियों के लिए लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, प्रत्यानुदान, वोट ऑफ क्रेडिट और अपवादानुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट का भी प्रावधान है, अनुच्छेद 116। वित्त विधेयकों के लिए भी कुछ खास नियम है, अनुच्छेद 117। ये तो काफी विस्तृत प्रक्रिया है।
अच्छा, संसद की कार्रवाई के कुछ और सामान्य नियम जैसे भाषा वगैरह? हाँ, अनुच्छेद 118 कहता है कि संसद का हर सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बना सकता है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में काम हिंदी में या अंग्रेजी में होता है, लेकिन सभापति या अध्यक्ष किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में ठीक से नहीं बोल सकता, अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। और जजों के आचरण पर बहस? अनुच्छेद 121 इस पर रोक लगाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन में किए गए आचरण पर संसद में कोई चर्चा नहीं हो सकती, सिवाय तब जब उस जज को हटाने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा हो। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। और क्या कोर्ट संसद की कार्यवाही की जांच कर सकते हैं? अनुच्छेद 122 कहता है कि संसद की किसी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी अनियमितता के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिस पर प्रक्रिया या कार्य संचालन का नियमन करने की शक्तियां हैं, उन शक्तियों के प्रयोग के बारे में किसी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। ये भी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। कार्यपालिका और विधायिका के बाद राष्ट्रपति के पास एक और खास विधायी शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 ये क्या है और कब इस्तेमाल होती है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण शक्ति है। जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो या कोई एक सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि हालात ऐसे बन गए हैं कि तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है, तो वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है? इस अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है, लेकिन ये एक अस्थायी कानून होता है। अस्थायी? कब तक? हर अध्यादेश को संसद के फिर से सत्र शुरू होने पर दोनों सदनों के सामने रखा जाना जरूरी है और सत्र शुरू होने से 6 हफ्ते बीत जाने पर यह अपने आप खत्म हो जाता है। 6 हफ्ते सत्र शुरू होने से? हाँ, या अगर 6 हफ्ते से पहले ही संसद के दोनों सदन उसे नामंजूर करने का प्रस्ताव पास कर दे तो ये पहले भी खत्म हो सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकते हैं। तो ये एक तरह की इमरजेंसी पावर है? कह सकते हैं। ये तब इस्तेमाल होती है जब संसद सत्र में ना हो और कानून बनाना जरूरी हो। हालांकि इसके इस्तेमाल पर काफी बहस भी होती है कि कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। चलिए अब हम शासन के तीसरे और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ यानी न्यायपालिका की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की। अनुच्छेद 124 से शुरुआत होती है। जी। अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक भारत का मुख्य न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI होंगे और जब तक संसद कानून द्वारा अधिक संख्या निर्धारित न करे तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। हालांकि संसद ने यह संख्या कई बार बढ़ाई है। हाँ, अभी तो शायद 33 अन्य न्यायाधीश हैं। जी बिल्कुल। CJI को मिलाकर कुल 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अपने हस्ताक्षर और मोहर लगे अधिपत्र द्वारा। और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जब मेरे को याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बकायदा दिख रहा है। यू आर नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। ठीक है, तो क्या हुआ उसका? लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस संशोधन को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। कोर्ट का मानना था कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो फिर अभी नियुक्ति कैसे होती है? तो आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति पुरानी कॉलेजियम प्रणाली के जरिए ही होती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 वरिष्ठतम जज मिलकर नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजते हैं। हालांकि हमारे स्रोत में, क्योंकि ये संवैधानिक पाठ है, इसलिए उसमें रद्द किए गए NJAC का उल्लेख है। ये जानना जरूरी था। अच्छा, जज कितने समय तक पद पर रहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर बने रहते हैं। और क्या उन्हें हटाया जा सकता है? हाँ, लेकिन प्रक्रिया बहुत कठिन है। उन्हें सिर्फ साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या असमर्थता, इनकैपेसिटी के आधार पर ही हटाया जा सकता है। और प्रक्रिया वही है जो महाभियोग जैसी है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश से ही उन्हें हटाया जा सकता है।
आज तक भारत में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। ये प्रक्रिया भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं? अनुच्छेद 124(3। जी, पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, वो कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो, या कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता हो, मतलब एक जाने माने कानून के ज्ञाता हो। उन्हें शपथ भी लेनी होती है ना? हाँ, पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेनी होती है, अनुच्छेद 124(6। और एक खास बात, रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता, अनुच्छेद 124(7। ये क्यों? ताकि पद पर रहते हुए वो निष्पक्ष रहें और रिटायरमेंट के बाद किसी फायदे की उम्मीद में कोई फैसला ना दें। अगर चीफ जस्टिस का पद खाली हो तो अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति किसी अन्य जज को कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति यानी एक्टिंग सीजेआई नियुक्त कर सकते हैं। और अगर कभी जजों की संख्या कम होने से कोरम पूरा ना हो रहा हो तो सीजेआई राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हाई कोर्ट के किसी योग्य जज को तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, अनुच्छेद 127। जरूरत पड़ने पर सेवानिवृत्त जजों को भी बैठकों में शामिल होने का अनुरोध किया जा सकता है, अनुच्छेद 128। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय भी है, अनुच्छेद 129। इसका क्या मतलब है? अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब है कि इसके सारे निर्णय और कार्यवाहियां रिकॉर्ड के तौर पर रखी जाती हैं और उनकी प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी या अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड देने की शक्ति है। और सुप्रीम कोर्ट बैठता कहाँ है? अनुच्छेद 120 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। हालांकि चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर किसी और स्थान या स्थानों पर भी बैठकें नियत कर सकते हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर। इसका अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा है। शुरुआत करते हैं आरंभिक अधिकारिता से, अनुच्छेद 131। जी, आरंभिक या मूल अधिकारिता ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है वो मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं, किसी निचली अदालत में नहीं। कौन से मामले? इसमें मुख्य रूप से आते हैं भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, या भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों एक तरफ और एक या अधिक अन्य राज्य दूसरी तरफ, इनके बीच विवाद, या दो या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद। अगर इन विवादों में कानून या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न शामिल है जिस पर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता है, तो ये केंद्र राज्य और राज्यों के आपसी झगड़े सुलझाता है। हाँ, ये संघीय ढांचे के विवादों को सुलझाने का मंच है। हालांकि कुछ संधियों वगैरह से जुड़े विवादों इसमें नहीं आते। इसके बाद है अपीलीय अधिकारिता, मतलब हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनना। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा काम है। इसके तहत ये हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनता है। ये अपीलें 3 तरह की हो सकती हैं। संवैधानिक मामलों में अनुच्छेद 132, सिविल यानी दीवानी मामलों में अनुच्छेद 133 और दांडिक यानी आपराधिक मामलों में अनुच्छेद 134। अपील करने के लिए क्या शर्तें हैं? आमतौर पर अपील तभी की जा सकती है जब हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि मामले में संविधान की व्याख्या से जुड़ा कानून का कोई सारवान प्रश्न है, संवैधानिक मामले, या मामले में सामान्य महत्व का कानून का कोई सारवान प्रश्न है और उस प्रश्न का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना आवश्यक है, सिविल और आपराधिक मामले। अनुच्छेद 134A अपील के लिए इस प्रमाण पत्र के बारे में बताता है। और अगर हाईकोर्ट सर्टिफिकेट ना दे तो क्या कोई और रास्ता है? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है अनुच्छेद 136 के तहत। इसे कहते हैं अपील के लिए विशेष इजाजत, स्पेशल लीव टू अपील, या जिसे आमतौर पर SLP स्पेशल लीव पिटिशन कहा जाता है। ये SLP क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट की एक असाधारण विवेकाधीन शक्ति है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय या अधिकरण सिवाय सशस्त्र बलों के कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, दंडादेश या आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष इजाजत दे सकता है।
किसी भी फैसले के खिलाफ। हाँ, किसी भी। ये जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया हो या न दिया हो। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मामले में कानून का कोई गंभीर प्रश्न है या बहुत अन्याय हुआ है, तो वो एसएलपी स्वीकार करके मामले को सुन सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो इजाजत दे या ना दे। ये तो वाकई बहुत बड़ी शक्ति है। और कौन सी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट के पास? और भी कई हैं, जैसे अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने ही दिए गए निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन रिव्यू करने की शक्ति है। अगर कोई नई बात सामने आती है या कोई गलती रह गई हो, तो वो अपने फैसले को बदल भी सकता है। अच्छा, अपने फैसले बदल भी सकता है? जी। अनुच्छेद 138 कहता है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को और बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 139 के तहत संसद सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी, क्योंकि मौलिक अधिकारों के लिए तो शक्ति अनुच्छेद 32 में है ही। रिट मतलब वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश वगैरह? हाँ, वही। वो अनुच्छेद 139A सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति देता है कि वो कुछ मामलों को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट से अपने पास स्थानांतरित कर सकता है, अगर उसे लगे कि न्याय के हित में ऐसा करना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का क्या महत्व होता है? अनुच्छेद 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश का कानून बन जाता है। सभी अदालतों को मानना पड़ता है। जी। और फिर आता है अनुच्छेद 142, जो बहुत ही खास है। हाँ, इसमें पूर्ण न्याय करने की शक्ति का उल्लेख है। ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट को एक अद्वितीय और बहुत व्यापक शक्ति देता है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आवश्यक हो। पूर्ण न्याय, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी केस में लगता है कि मौजूदा कानून या प्रक्रिया के हिसाब से फैसला देने पर भी पूरी तरह से न्याय नहीं हो पा रहा है या कोई कमी रह रही है, तो वो उस कमी को दूर करने और पूरी तरह न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी जरूरी आदेश दे सकता है, भले ही उसके लिए कोई बना बनाया कानून न हो। ये शक्ति दर्शाती है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम लक्ष्य सिर्फ कानून का पालन करवाना नहीं, बल्कि न्याय करना है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली प्रावधान है और इसीलिए इसके इस्तेमाल पर काफी चर्चा और सावधानी बरती जाती है। एक और शक्ति है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति अगर चाहें तो कानून या तथ्य के किसी ऐसे प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं जो सार्वजनिक महत्व का हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है, कुछ मामलों को छोड़कर, और राष्ट्रपति भी उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा, और अनुच्छेद 144 वो कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। मतलब सबको सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रक्रिया के नियम खुद बना सकता है, अनुच्छेद 145। और इसके जो भी प्रशासनिक खर्चे होते हैं, जजों के वेतन भत्ते वगैरह, वो सब भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी उन पर संसद में वोटिंग नहीं होती। अनुच्छेद 146। बहुत विस्तार से हमने न्यायपालिका को समझा। अब अंत में एक और महत्वपूर्ण संवैधानिक पद का जिक्र कर लेते हैं, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, अनुच्छेद 148। जी, CAG ये भारत की ऑडिटिंग और अकाउंटिंग प्रणाली के प्रमुख होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। इन्हें कैसे हटाया जा सकता है? क्या ये सरकार के अधीन होते हैं? नहीं, ये स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, इसके लिए संविधान ने व्यवस्था की है। CAG को पद से केवल उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस तरीके और आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया से? हाँ, उसी कठिन प्रक्रिया से। वो पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं, उनके वेतन और सेवा की शर्तें संसद कानून द्वारा निर्धारित करती है, और नियुक्ति के बाद उनमें कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें नुकसान हो। और पद पर न रहने के बाद वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं होते, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। इनका मुख्य काम क्या है?
अनुच्छेद 149। इनका मुख्य काम है संघ यानी केंद्र सरकार और राज्यों के तथा संघ या राज्य के राजस्व से वित्त पोषित होने वाले सभी निकायों और प्राधिकरणों के लेखाओं की संपरीक्षा करना यानी ऑडिट करना। ऑडिट मतलब ये जांचना कि सरकारी पैसा सही तरीके से नियमों के अनुसार और जिस काम के लिए मंजूर हुआ था उसी पर खर्च हुआ है या नहीं। ये एक तरह से सरकारी खर्चों के पहरेदार होते हैं। और ये भी सलाह देते हैं कि केंद्र और राज्यों के खाते किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए। अनुच्छेद 150। और ये अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं? अनुच्छेद 151 के अनुसार सीएजी भारत सरकार के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, जो उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं, और राज्य सरकार के खातों से संबंधित रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं, जो उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। तो ये रिपोर्ट पब्लिक होती है? हाँ, ये रिपोर्ट संसद और विधानसभाओं में रखी जाती हैं और फिर लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसी संसदीय समितियां इनकी जांच करती हैं। ये पूरी प्रक्रिया सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत खूब। तो ये थी हमारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और सीएजी की संरचना और शक्तियों की एक कह सकते हैं झलक।